सो हम आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं डेट टीके इंटर मॉड्यूल। मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। तो कल के सेशन में भी हमने देखा था प्रीवियस टू सेशन में कि कैसे टीके इंटर मॉड्यूल यूज़ करके हम जीयूआई इंटरफेस बनाते हैं। और आज के सेशन में भी हम ये देखेंगे कि टीके इंटर मॉड्यूल को यूज़ करके कुछ एडवांस फीचर्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है। यानी कि इमेजेस अगर डिस्प्ले करने हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आज के सेशन में जो मेन है वो है इमेजेस कैसे हैंडल किए जाते हैं, और इवेंट्स यानी कि माउस इवेंट, माउस का लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक कैसे किसी कंट्रोल के साथ अटैच किया जा सकता है। तो ये सारे एग्जांपल्स आज हम देखेंगे, और आज और कल कल के सेशन में इन चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है, ये इमेज अगर डिस्प्ले करना हो तो टीके इंटर मॉड्यूल को यूज़ करके कोई भी इमेज कैसे डिस्प्ले किया जा सकता है। सो हम वन बाय वन इस एग्जांपल्स को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, और जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें एक इमेज डिस्प्ले करना है, तो इमेज डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास जो लेबल है उस लेबल को हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम मेन विंडो क्रिएट कर लेते हैं, और इस विंडो का जो भी आप डायमेंशन सेट करना चाहते हैं वो सेट किया जा सकता है। अब इसमें अगर हमें इमेज सेट करना है तो यूज़ तो हम लेबल को ही करते हैं, और लेबल में अभी तक हमने देखा था कि कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले किया जा सकता है। लेकिन अगर टेक्स्ट के अलावा कोई इमेज डिस्प्ले करना है तो भी हम इस लेबल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 पर इस लेबल को डिस्प्ले करना चाहते हैं, और इस विंडो को हम मेन लूप में ले लेते हैं ताकि ये कंट्रोल एग्जीक्यूट हो, और जब तक हम इस विंडो को बंद ना करें ये चलता रहे। तो अब इस जो इमेज हमने लिखा है उसकी जगह हम एक्चुअल इमेज को यहाँ लाना चाहते हैं। तो अभी हम करंटली सिंपल ये विंडो हमने बनाया और यहाँ पर ये इमेज डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये नेम है, केवल इमेज टेक्स्ट है। हम इसकी जगह ओरिजिनल इमेज डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ओरिजिनल इमेज डिस्प्ले करने के लिए इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट हम यहाँ पर इमेज स्पेसिफाई करेंगे। तो इमेज का पाथ और इमेज को लोड करके यहाँ पर हमें सेट करना होगा। तो इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट हमें इमेज की ज़रूरत है। तो इमेज को लोड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, फोटो इमेज। अब हमारे सिस्टम पर इमेज कहाँ है उसे चेक कर लेते हैं। इस डाटा CSV फोल्डर में ही कुछ इमेजेस हैं, और ये इमेजेस हमारे पास हैं। इन इमेजेस में से ही कोई इमेज हम लोड कर लेते हैं। तो इसका पाथ क्या है, डी ड्राइव डाटा CSV फोटो। और किसी और लोकेशन पर अगर आपका इमेजेस है तो हम उस लोकेशन से भी फ़ोटोज़ को लोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये फ़ोटो जो है वो PNG फॉर्मेट में है, यानी कि फ़ोटो इमेज फंक्शन केवल PNG फाइल को ही लोड कर पाता है। तो हमारे पास जो फाइल्स हैं वो इस लोकेशन में है, और इस लोकेशन में से हम किसी भी पर्टिकुलर इमेज फाइल को लोड करना चाहते हैं। तो इमेज फाइल्स अगर देखना हो कि
अब इसी लोकेशन पे हमारे पास फाइल्स हैं, तो कोई भी पीएनजी फाइल्स को हम यहाँ देख लेते हैं पहले। पीएनजी फाइल, ये है p1.png। यहाँ पे कुछ एरर है। अच्छा, यहाँ पर इमेज को सेट करना होगा। जो इमेज अभी हमने लोड किया है, इस इमेज को हमने इस इमेज प्रॉपर्टी के साथ सेट कर दिया, तो ये इमेज हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो इमेज का जो डायमेंशन है, उसी डायमेंशन के साथ ये इमेज यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस इमेज की हाइट एंड विड्थ भी अगर स्पेसिफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 400 विड्थ इक्वल टू 500। तो ये 400 और जो 500 हमने सेट किया है, ये लेबल का डायमेंशन है, लेबल का डायमेंशन है। लेकिन इमेज जो अपने ओरिजिनल साइज में है उतना ही डिस्प्ले होगा, उससे बड़ा वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये तो करंटली बहुत ही छोटा इमेज है, हम किसी बड़े इमेज को लेके देखते हैं। 30 KB है, ये सब बहुत ही छोटे इमेजेस हैं। अम, और विंडोज़ फोल्डर में भी इमेजेस होती हैं। कोई भी बड़े साइज का इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्या करते हैं, इंटरनेट से कोई भी पीएनजी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसे, तो ये डिफरेंट इमेजेस हमारे पास है, हम इसमें से कोई एक इमेज सेव कर लेते हैं। ये तो जेपीजी फॉर्मेट में है। चलिए कोई बात नहीं, हम इस इमेज को ही सेव कर लेते हैं और इसे फिर कन्वर्ट कर लेंगे। इसे सेव कर देते हैं सेम उसी लोकेशन पे, डाटा सीएसवी में, फोटोज में। ये इमेज हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। और इस डाउनलोडेड इमेज को, ये डाउनलोडेड इमेज को, ये भी बहुत छोटा इमेज है, कोई बड़े साइज का इमेज यहाँ पर है ही नहीं। इसमें हाई रिजोल्यूशन इमेज हमें लेना होगा, तब मिल पाएगा।
करंटली जो डाउनलोडेड इमेज है इसे हम लोड करने की कोशिश करते हैं ताकि पता चल सके कि जेपीजी इमेज को लोड करने में आखिर प्रॉब्लम क्या है। डाउन लोड डॉट जेपीजी। तो यहाँ पे देखिए ये एरर शो कर रहा है, कुड नॉट रिकॉग्नाइज डाटा इन इमेज फाइल डाउनलोड डॉट जेपीजी। तो ये केवल पीएनजी फाइल को ही रिकॉग्नाइज कर पाता है, उसके अलावा अगर कोई और फॉर्मेट अगर आप देते हैं तो उसे वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो इस जेपीजी इमेज को अगर पीएनजी बनाना है तो क्या कोई मेथड आप लोग बता सकते हैं? कोई मेथड है आप लोगों के पास कैसे इसे पीएनजी में कन्वर्ट किया जाए? ये इमेज हमने डाउनलोड किया है, इसे पीएनजी में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कोई मेथड आप बता सकते हैं? मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? सर अब आ रही है। आ रही है। अच्छा फिर बताइए ये जेपीजी इमेज को कैसे पीएनजी में कन्वर्ट करेंगे? सर बता दीजिए। आप कभी कंप्यूटर पेंट ब्रश भी यूज़ नहीं किया आप लोगों ने? हम्म, यहाँ पे देखिए सारे फॉर्मेट्स शो हो रहे हैं पिक्चर मैनेजर में, किस फॉर्मेट में आप इमेज को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमने अभी करंटली जो इमेज डाउनलोड किया है ये पर्टिकुलर इमेज है, इसे हम पिक्चर मैनेजर के साथ ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इसे हम एक्सपोर्ट करके अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेम इसी फोल्डर में हम इसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर जेपीजी इमेज भी है और ये पीएनजी इमेज भी आ गया है।
तो अब हम देखते हैं क्या अब ये पीएनजी इमेज डिस्प्ले हो पाएगा या नहीं। तो अब जेपीजी की जगह हम यहाँ पर पीएनजी सेट कर देते हैं, क्योंकि इमेज को हमने पीएनजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब अगर आप देखिए तो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो पा रहा है, लेकिन तब भी जो डायमेंशन हमने स्पेसिफाई किया है उस डायमेंशन का इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने हाइट और विड्थ 400 और 500 दिया है। तो इमेज तब भी उतना बड़ा एनलार्ज होकर के नहीं आ रहा है। यानी कि अगर हाइट विड्थ स्पेसिफाई कर दें तब भी इमेज उस साइज का डिस्प्ले नहीं हो सकता है। तो हम चाहते क्या है, किसी इमेज को बड़ा या छोटा करना, इमेज को बड़ा या छोटा करना। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इमेज को रिसाइज करना चाहते हैं। तो रिसाइज करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक लाइब्रेरी है PIL, पिलो इमेज लाइब्रेरी। ये एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी का यूज़ करके हम किसी भी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। बहुत सारे और भी मेथड्स और भी लाइब्रेरीज हैं जिनका यूज़ करके इमेज को रिसाइज किया जा सकता है, बट हम यहाँ देख रहे हैं पिलो लाइब्रेरी को यूज़ करके हम इमेज को रिसाइज कैसे करते हैं। तो अब हम यहाँ पर PIL लाइब्रेरी को ले लेते हैं और यहाँ से इमेज और इमेज टी के मेथड को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो PIL के अंदर ये दो फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और इन फंक्शंस के थ्रू अब हम अपने डाटा को लोड करेंगे। तो ये जो इमेज हमने लोड किया था, ये इमेज अब हम यूज़ नहीं करेंगे। अब इमेज को जो हम लोड करेंगे वो करेंगे थ्रू दिस फंक्शन। तो फोटो इमेज की जगह हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इमेज डॉट ओपन। तो हमने यहाँ पर इस इमेज को ओपन कर लिया। तो ये इमेज फोटो इमेज की जगह हमने इमेज ओपन के थ्रू लोड कर लिया। लोड करने के बाद इसे अब जो रिसाइज आप करना चाहते हैं, तो रिसाइज करने के लिए इसमें आपके पास मेथड अवेलेबल है। तो आप इस इमेज को इमेज डॉट रीसाइज और जो भी डायमेंशन आप देना चाहते हैं, लाइक 400 बाय 400 या 400 बाय 500, जो भी डायमेंशन आप देना चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली ये इनबिल्ट इसके मेथड्स अवेलेबल हैं। उन एल्गोरिथम्स को यूज़ करके आपके इमेज को उस साइज में कन्वर्ट कर देता है। अब ये इमेज हमने लोड कर लिया, इमेज को हमने रिसाइज कर दिया। रिसाइज करने के बाद अब हमें इसे अपने लेबल में डिस्प्ले करना है। तो ये इमेज जो है ये डायरेक्टली अब यहाँ पर लोड अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो इमेज हमारा लोड हो गया। फाइल कि यहाँ पर फाइल कीवर्ड नहीं है, has no attribute box। साइज स्पेसिफाई कर दिया हमने, रिसैम्पल एंड बॉक्स बॉक्स स्पेसिफाई करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट एरर है वो क्या है, अब इस लाइन पे एरर है कि ये जो इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो सकता है। रीज़न क्या है कि ये जो इमेज है इसे आपने जो लोड किया है वो इस इमेज फंक्शन के थ्रू किया है और ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। लेकिन ये जो लेबल फंक्शन है ये उस इमेज को डिस्प्ले कर सकता है जो फोटो इमेज के थ्रू लोड की गई हो। तो इसका फॉर्मेट अलग है और इस इमेज को रिसीव करने का फॉर्मेट अलग है। तो इस डाटा को हमें
फोटो इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इमेज टीके का यूज़ करके हमने इस लोगो को, जो हमने अभी इससे रीड किया था, इसे इमेज टीके फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी हम इस इमेज को इमेज टीके फंक्शन का यूज़ करके फोटो इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये फोटो इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया और अब लेबल फंक्शन उसे डिस्प्ले कर पाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, तो जो फोटो है वो एनलार्ज हो चुका है, और इससे भी ज़्यादा एनलार्ज अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एनलार्ज इसे कर सकते हैं, जैसे 500 बाय 900। तो जितना बड़ा इमेज आप एक्सटेंड करते जाएंगे, अकॉर्डिंगली इमेज की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो इमेज कितना एक्सपेंड हो सकता है। तो इमेज को किसी भी साइज तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं, डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे। अगर इमेज बहुत अच्छे पिक्सल का है तो आप उसे बहुत ज़्यादा एनलार्ज कर पाएंगे। अगर उसका पिक्सल ठीक नहीं है, यानी लो रिजोल्यूशन का फोटो है या लो रिजोल्यूशन कैमरे से लिया गया है, तो उसे आप ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। फर्दर अगर हम इस इमेज को छोटा करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम इसे 50 बाय 90 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस केस में वही सेम इमेज 50 बाय 90 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो जो फॉर्मेट आप चाहते हैं, यानी कि 50 इसकी विड्थ है और 90 इसका हाइट है, तो जो साइज आप देंगे वो इमेज आपका उसी साइज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप से आप किसी भी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास P1 इमेज था, तो हम P1 इमेज को ही 700 विड्थ एंड 600 हाइट, इस साइज पे हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पैरेट है वो साइज से कन्वर्ट हो गया, लेकिन कंप्लीट डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। रीज़न क्या है, ये इमेज तो बड़ा हो गया लेकिन डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पे क्या सेट किया है, 400 और 500। तो इसे भी हम 700 और 600 कर देते हैं ताकि कंप्लीट इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो पाए। ये 600 है और ये 700। तो कंप्लीट इमेज अब हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो पा रहा है, यानी इमेज को हम किसी भी साइज तक रिसाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने पिक्सल्स का वो इमेज है। तो इमेज को रिसाइज किया जा सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आप मल्टीपल इमेजेस को भी यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहें कर सकते हैं। तो मल्टीपल इमेजेस को अगर लोड करना है, रिसाइज करना है, डिस्प्ले करना है, तो सेम प्रोसेस, जैसे फर्स्ट इमेज हमने लोड किया और इसे डिस्प्ले कर दिया, सेम ऐसे ही हम दूसरा इमेज लेते हैं, जैसे P2, और इस P2 को हम इसे भी 200 बाय 200 साइज में कर देते हैं, इसे भी 200 बाय 200 साइज में कर लेते हैं, और इसे इसी डायमेंशन में हम डिस्प्ले भी कर देते हैं। तो रो 1 कॉलम 1 है तो इसको अकॉर्डिंगली रो 2 कॉलम 1 ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पाया। ये फर्स्ट इमेज है, सेकेंड इमेज कहाँ गया। P1 में पैरेट है, P2 में टोमेटो है। थोड़ा छोटे साइज का लेके देखते हैं।
अभी भी एक ही इमेज आ रहा है। रो नंबर 55। सेकंड इमेज गया कहाँ? एक साथ दो इमेज आनी चाहिए, दोनों इमेज यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। ये फर्स्ट इमेज है जो रो 1 कॉलम 1 पे डिस्प्ले हो रहा है, और सेकंड इमेज डिस्प्ले करना है सेकंड इमेज आ गया तो फर्स्ट इमेज चला गया। इसे क्या करते हैं, प्लेस के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। प्लेस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, सेकंड इमेज प्लेस x is 55 and y is 55। अभी भी सेकंड इमेज ही है, फर्स्ट इमेज क्यों नहीं आ रहा है? लेबल दिस। कुछ तो प्रॉब्लम है, दोनों इमेज नहीं आ पा रही है। चल इसको देखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, अभी हम जो कर रहे हैं, जो इमेज को स्पेसिफाई कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ इमेज फिक्स इमेज की जगह हम चाहते हैं कि जो इमेज हम सेलेक्ट करें वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। यानी कि अगर हम P1 सेलेक्ट करें तो P1 डिस्प्ले हो जाए, P2 सेलेक्ट करें तो P2 डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पर अभी ये फिक्स इमेज ही डिस्प्ले हो पा रही है, लेकिन वो भी एक हो पा रही है।
केवल एक ही इमेज हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं। और दोनों ही इमेज प्लेस यूज़ करें ग्रिड यूज़ करें से कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ कमांड में प्रॉब्लम होगी, उसी कारण से ये डिस्प्ले नहीं करने दे रहा है। अदरवाइज प्लेस और ग्रिड में कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। हम ग्रिड में रो एंड कॉलम ले रहे हैं और प्लेस में हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर रहे हैं। ओके, तो हम चाहते हैं कि जो इमेज हम स्पेसिफाई करें उस इमेज को ये डिस्प्ले कर पाए। तो अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं। ये हमने टिकेंटर ले लिया और इमेज को डिस्प्ले करना है, तो हमने इस मेथड को अभी यूज़ किया था, जिसमें इमेज को हम रिसाइज नहीं करेंगे, इमेज जो है उसको एज इट इज़ लोड करके डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इमेज इक्वल टू फोटो इमेज, और यहाँ पर हमने एक यहाँ फाइल नेम स्पेसिफाई किया, और फाइल नेम में हमने जो फाइल नेम दिया था वो ये फाइल नेम है। और इस फाइल को हम यहाँ लोड करना चाहते हैं और हम इसे अब मेन लूप में डिस्प्ले कर देते हैं। ओके, विंडो नहीं क्रिएट किया है यहाँ हमने। ओके, इसका हमने ज्योमेट्री भी सेट नहीं किया है। ज्योमेट्री 700 प्लस 500, इमेज बाय डिफ़ॉल्ट हाइट एंड विड्थ 50 के बीच में शो कर रहा है। इसे आप जो इसका डिफ़ॉल्ट हाइट विड्थ है उस पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसे लोड कर लीजिए। जो उसका ओरिजिनल हाइट विड्थ है उसके अकॉर्डिंगली वो डिस्प्ले हो जा रहा है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये फाइल का नाम हम यहाँ पे डिस्प्ले ना करें, डायरेक्टली सेट ना करें, हम यहाँ पर एक लेबल सेट कर देते हैं। एंटर फाइल नेम, रो 1 कॉलम 1, और वहाँ पर एक हम एंट्री बॉक्स बना देते हैं जहाँ पर हम फाइल का नाम टाइप करेंगे, और जो फाइल हमने टाइप किया है वो फाइल हम लोड करना चाहते हैं। रो 1 कॉलम 2, और हम एक बटन ले लेते हैं जिस बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो वो इमेज जो टाइप हमने किया है वो डाटा उस इमेज बॉक्स में डिस्प्ले हो जाना चाहिए।
रो 2 कॉलम 2। और अब हम जब हम इस शो फंक्शन को क्लिक करेंगे और जो नेम हमने यहाँ पे टाइप किया है वो इस लेबल में डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो जो लेबल है उसे जो फाइल नेम मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, फाइल से T1 फाइल से, या एक हम वेरिएबल ले लेते हैं फाइल नेम। तो ये जो फाइल नेम है इसमें जो भी नाम होगा उसे वो डिस्प्ले कर देगा। लेकिन ये फाइल नेम हम टाइप कहाँ कर रहे हैं, इस T1 वेरिएबल में। तो जो फाइल नेम हम टाइप करेंगे वो फाइल यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए। अभी करंटली हम इस स्क्रीन का डिज़ाइन देख लेते हैं कैसा हमारा ड्रॉ हुआ है। यहाँ फाइल नेम वेरिएबल नहीं मिल रहा है, बट ये एंटर फाइल नेम है। हम यहाँ फाइल का नाम टाइप करेंगे, शो पे क्लिक करेंगे तो इमेज इस पोर्शन पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो फाइल करंटली हमारे पास नहीं है, कोई भी फाइल नेम अभी तक हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। ये फाइल नेम हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है। हमें करना क्या है, जब हम शो बटन पे क्लिक करें तो जो भी फाइल हमने टाइप किया है वो T1 गेट, जो भी हमने फाइल नेम टाइप किया है वो इस फाइल के अंदर आ जाएगा एंड अकॉर्डिंगली उस डाटा को हम वहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। और ये डिस्प्ले करना क्या है, इस लेबल में। और इस लेबल का करंटली कोई नाम नहीं है, तो हम इस लेबल को एक नाम देना चाहते हैं ताकि इसे बाद में एक्सेस किया जा सके। या फिर इस कंट्रोल को ही यहाँ से हटा देते हैं और हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। और इसे डिस्प्ले करना है रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम नंबर 3। अब हमें यहाँ पे फाइल का नाम टाइप करना है, कौन सा फाइल हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो डाटा CSV स्लैश फोटो स्लैश P1.jpng कमांड। प्रिंट फाइल नेम, यहाँ पे चेक कर लेते हैं फाइल नेम प्रॉपरली रिट्रीव हो पा रहा है कि नहीं। D स्लैश डाटा CSV स्लैश फोटो स्लैश P1.png। तो ये लोकेशन है जो हमने टाइप किया है यहाँ पर T1 में, और T1 से फाइल नेम को मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी इमेज डिस्प्ले नहीं हुआ। अभी भी यहाँ पर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ये लेबल है, इस लेबल को डिस्प्ले करना है हमें इस लोकेशन पर। और इसमें इमेज जो डिस्प्ले होना चाहिए वो है ये फाइल नेम। डाटा CSV फोटो स्लैश P1.png। लोकेशन तो सही है,
डाटा CSV फोटो स्लैश p1.png, और चेक कर लेते हैं। डाटा CSV फोटो p1.png। स्लैश p1.png। इमेज ही डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। हम्म, कोई भी इमेज डिस्प्ले क्यों नहीं हो पा रहा है? कमांड शो, शो क्लिक हो रहा है, T1 फाइल नेम भी मिल गया। फर्स्ट टाइप करके देखते हैं, डी कॉलन स्लैश स्लैश डाटा CSV फोटो स्लैश स्लैश p1.png। फोटो आ रहा है। अब हम चाहते हैं इसे फाइल से लोड करके डिस्प्ले करना। फाइल नेम डी कॉलन स्लैश डाटा CSV स्लैश फोटो स्लैश p1.png। ओके, तो जो फाइल नेम हमने टाइप किया वो इमेज यहाँ पर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे P2 टाइप कर दें
तो P2 इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो जिस इमेज को आप स्पेसिफाई कर रहे हैं वही इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम P3 करें तो P3 इमेज यहाँ पर आ जा रहा है। तो जिस इमेज को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वही इमेज यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऑप्शंस हो या ये फाइल का नाम हमें टाइप ना करना पड़े। तो हमारे पास एक ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाए जैसे कि विंडोज़ में होता है, और हम वहाँ से जो फाइल सेलेक्ट करें वो फाइल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2-3 ऑप्शन यहाँ हो जाए और जिस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करें वो इमेज यहाँ डिस्प्ले हो। तो अब हम जो प्रीवियस फाइल था हमारे पास 0812p1 जिसमें एक साथ दो इमेजेस डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, इसे भी करके देख लेते हैं। इमेज इक्वल टू img, तो यहाँ पर भी हम मल्टीपल इमेज यहाँ पर डिस्प्ले कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर प्लेस जरूरी नहीं है, यहाँ पर ग्रिड मेथड का यूज करके भी इमेज को डिस्प्ले किया जा सकता है। ग्रिड रो इक्वल टू 1, कॉलम इक्वल टू 1, और इसे हमें डिस्प्ले करना है रो इक्वल टू 2, कॉलम इक्वल टू 2। तो एक साथ दो इमेजेस हम यहाँ पर भी डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर सेम इसे रो नंबर 1 पे डिस्प्ले कर दें तो एक साथ दो इमेज एक ही रो पे डिस्प्ले हो जा रही है। इस टाइप से हम कितने भी इमेजेस डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जितने इमेजेस चाहिए उतने आप यहाँ पर ये लेबल स्पेसिफाई कर सकते हैं। और इवन ये जो हम लिख रहे हैं मेरे ख्याल से इसकी भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली भी इमेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए। अगर हम इन लाइंस को कमेंट कर दें फर्स्ट इमेज गायब हो गया। तो इमेज को दोबारा सेट करना ही होगा। तो मल्टीपल इमेज अगर आपको डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर इस लेबल को एक नेम हमने दिया L1, और इस को डिस्प्ले किया हमने रो 1 और कॉलम 1 पे, और इसके इमेज प्रॉपर्टी में इस इमेज को रीसेट करना पड़ रहा है। तभी आप मल्टीपल इमेजेस को यहाँ पर डिस्प्ले कर पा रहे हैं। और सेम थिंग अभी हमने जो कोड लिखा है इसमें भी ये लेबल हमने क्रिएट कर लिया, इस लेबल को इस रो 3 कॉलम 3 पे डिस्प्ले कर दिया और इस इमेज को अकॉर्डिंगली दोबारा से सेट कर दिया। तो ये इमेज जो हमने लोड किया था ये यहाँ पर भी सेट किया है और यहाँ पर भी सेट किया है। तो इसको मल्टीपल टाइम सेट करना पड़ रहा है ताकि वो इमेज उस स्क्रीन पर डिस्प्ले हो पाए। लेकिन अगर सिंगल इमेज है तो यहाँ पर लोड होकर डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर अब हमारा जो नेक्स्ट है कि फाइल को टाइप ना करना पड़े। हम ऑप्शन देना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर इमेज हम सेलेक्ट करें और उसके बेस पर वो इमेज हमारा डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट फाइल डायलॉग एज एफडी। तो हम एक फाइल डायलॉग बॉक्स की हेल्प ले लेते हैं और यहाँ पर जो फाइल हम टाइप कर रहे थे इस फाइल टाइप को हम हटा देते हैं। अब हमें फाइल को टाइप नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पर
कॉल करते हैं fd डॉट आस्क ओपन फाइल नेम। आस्क ओपन फाइल नेम ये फाइल डायलॉग बॉक्स का इंटरनल मेथड है, जिसके थ्रू आप फाइल डायलॉग बॉक्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कैसे शो करता है। जैसे हम शो पे क्लिक करेंगे, इस टाइप का फाइल डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे देखिए, जब भी आप शो पे क्लिक करेंगे, ये फाइल डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। अब आप जिस फाइल को भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, उस लोकेशन पर जाइए और अकॉर्डिंगली जिस इमेज को आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे P3 को हमने क्लिक किया, ओपन, तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है करेंटली। इसका रीज़न क्या है? जो फाइल हमने लोड किया है, वो फाइल इस फाइल नेम में नहीं जा रहा है। जब तक उस फाइल नेम में नहीं जाएगा, वो फाइल यहाँ लोड नहीं होगी। तो ये फाइल नेम करेंटली ब्लैंक है। तो अभी तक तो जो हम टाइप कर रहे थे, वो नाम फाइल नेम में आ रहा था, लेकिन अब हम टाइप तो कर नहीं रहे। तो हमें कहाँ से नाम लेना पड़ेगा? जो फाइल हमने सेलेक्ट किया है, जो फाइल हमने सेलेक्ट किया है, तो इंस्टेड ऑफ t1.get, हम यहाँ पर जो फाइल इसके थ्रू सेलेक्ट होके आ रहा है, उसे हम फाइल नेम में मूव कर देंगे। और कौन सी फाइल अभी हमने लोड की है, अगर उसको डिस्प्ले करना है तो यहाँ डिस्प्ले किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम शो पे क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आ गया और यहाँ पे जिस इमेज को आप क्लिक करेंगे, जो भी पीएनजी इमेज आप क्लिक करेंगे, वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जा रही है। लेकिन ये कौन सी इमेज है, इसका पाथ क्या है, वो हम चाहते हैं कि यहाँ पर डिस्प्ले भी हो। तो यहाँ पे डिस्प्ले कैसे होगा? जो फाइल हमने रीड किया है, वो फाइल कहाँ पर है? फाइल नेम में। और ये फाइल नेम यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं, ये डिस्प्ले भी हो रहा है। ये नाम हम चाहते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स में भी डिस्प्ले हो, तो हम क्या करेंगे, इस फाइल नेम को T1 में अपडेट कर देंगे। तो T1 डॉट सेट फाइल नेम, इसकी विड्थ भी बढ़ा देते हैं थोड़ा। तो अब हम यहाँ पर शो पे क्लिक करेंगे, तो जिस भी इमेज को आप लेते हैं, जैसे ये हमने इमेज लिया, तो ये इमेज भी डिस्प्ले हो रहा है और इसका इमेज भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसका पूरा पाथ यहाँ देख सकते हैं। और ये करंटली अभी कंप्लीट नेम शो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर ओके, हमने बटन का विड्थ चेंज कर दिया। बटन का विड्थ चेंज नहीं करना था, हमें इस एंट्री बटन का विड्थ चेंज करना था, ताकि कंप्लीट नेम डिस्प्ले हो पाए। जैसे ये फाइल हमने सिलेक्ट किया, ये पाथ अभी भी पूरा नहीं आ पाया, यानी कि इसका नियर अबाउट 40 लेना होगा। तो ये फाइल हो गया, और अकॉर्डिंगली डाटा हम यहाँ पर डिस्प्ले कर पा रहे हैं। तो जो भी इमेज हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उस इमेज को हम यहाँ इजीली डिस्प्ले भी कर पा रहे हैं। तो इमेज है और इमेज यहाँ पर डिस्प्ले भी हो जा रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर से देखिए, फाइल डायलॉग बॉक्स को लोड किया, इंपोर्ट किया, और यहाँ पर फाइल नेम टाइप करने की जगह हमने लिखा fd आस्क ओपन फाइल नेम। तो जैसे ही शो बटन पे क्लिक होगा, ये आपसे एक फाइल का नाम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। जो भी फाइल नेम आप सेलेक्ट करेंगे, उसे हमने टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवा दिया, और उसी फाइल नेम को हमने यहाँ पर लोड कर लिया, फोटो इमेज के थ्रू लोड कर लिया। और लोड करने के बाद इस लेबल में हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं। और अगर इसे आप रिसाइज करके करना चाहते हैं, तो रिसाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, फ्रॉम PIL ये जो मेथड है, इस मेथड का यूज़ करके हम फाइल को लोड करके रिसाइज कर सकते हैं। और रिसाइज करने के बाद आप इस लेबल के अंदर डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स है कि कैसे इमेज को रन टाइम पे लोड करके डिस्प्ले किया जा सकता है।
अगर इस मेथड में कहीं कंफ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेरी हो, तो अभी आप पूछ सकते हैं कि कैसे हमने इमेज को रिसाइज किया, कैसे इमेज को हमने लोड किया, और दूसरा है रन टाइम पे हम किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके कैसे लोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आता है कि सपोज हमने शो पे क्लिक किया और हमने पीएनजी की जगह जेपीजी इमेज सेलेक्ट कर लिया, तो जेपीजी इमेज लोड नहीं हो पाता है, यहाँ पर एरर आ गया, यहाँ पर एरर आ गया। तो हम चाहते हैं कि अगर गलत इमेज सेलेक्ट हो रहा है तो इसमें मैसेज आ जाना चाहिए कि आपने इमेज जो है वो गलत सेलेक्ट किया है, यानी कि जो फाइल के लास्ट 3 कैरेक्टर्स हैं वो पीएनजी नहीं है। तो वो हम कैसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं? जो फाइल लोड हुआ है या रीड हुआ है वो इसके पास अवेलेबल है, यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फाइल है उसके लास्ट 3 कैरेक्टर्स, तो लास्ट 3 कैरेक्टर हमें कैसे मिलेगा? -3 कॉलन, ये लास्ट 3 कैरेक्टर हैं। अगर ये इक्वल टू पीएनजी अगर है, अगर ये पीएनजी है, केवल उसी केस में इमेज लोड होना चाहिए, अदरवाइज इमेज लोड होना नहीं चाहिए। अदरवाइज आप यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं selected image is not in proper format, ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। जिसे हम फिर से करके देखते हैं, जेपीजी फाइल लिया, तो यहाँ पे देखिए सेलेक्टेड इमेज इज नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट, मैसेज यहाँ पर आ जा रहा है और इमेज डिस्प्ले का एरर यहाँ नहीं आया। लेकिन अगर यहाँ पर आप सही इमेज सेलेक्ट करते हैं तो अकॉर्डिंगली वो इमेज यहाँ पर लोड हो जा रही है। तो यहाँ पर हम इमेज के लास्ट 3 कैरेक्टर्स को चेक कर सकते हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फाइल के लास्ट 3 कैरेक्टर्स, तो -3, ये -3 का मतलब यहाँ क्या है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास फाइल है abc.png, तो यहाँ पे अगर हम एक्सटेंशन देखें तो ये क्या है, इंडेक्स नंबर -1, -2, -3, क्योंकि ये जो फाइल है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है और ये नेगेटिव इंडेक्स नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमने कहा कि -3 ऑनवर्ड, -3 ऑनवर्ड जो 3 कैरेक्टर्स हैं, लास्ट 3 कैरेक्टर, अगर वो इक्वल टू पीएनजी है तब तो डिस्प्ले हो जाना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो इस इंडेक्सिंग को यूज़ करके हमने यहाँ पर ये चेक किया कि फाइल का लास्ट 3 एक्सटेंशन पीएनजी है या नहीं है। तो हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस को डिस्प्ले यहाँ कर पा रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्शन। नेक्स्ट है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स का जो मेन पर्पज़ है वो है स्क्रीन पे अगर आप प्री डिफाइंड ऑप्शंस यूज़र को देना चाहते हो तो जैसे एक एग्जांपल इसमें है, ये हमारे पास एक लिस्ट बॉक्स है और इस लिस्ट बॉक्स में प्री डिफाइंड ऑप्शंस हमने यूज़र को दिए हैं, 4 ऑप्शंस यूज़र को दिए हैं। तो जैसे हम लेबल बनाते हैं, जैसे हम बटन बनाते हैं, जैसे एंट्री बटन बनाते हैं, सेम वैसे ही हमारे पास लिस्ट बॉक्स भी है। और इस लिस्ट बॉक्स को यूज़ करके हम
यूज़र को प्रीडिफाइंड ऑप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये टॉप क्या है, दिस इज़ द विंडो, दिस इज़ द विंडो। इस विंडो में हम लिस्ट बॉक्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं, और इस लिस्ट बॉक्स में अगर मल्टीपल ऑप्शंस देना हो तो आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये 1 नंबर हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 4 आइटम्स हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, एंड अकॉर्डिंगली इसे पैक कर सकते हैं, ग्रिड कर सकते हैं, या प्लेस के थ्रू इस कंट्रोल को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अब हम इस एक लिस्ट बॉक्स को डिज़ाइन करके देखते हैं। सो यहाँ पर हमें पहले ये विंडो क्रिएट करना होगा। इस विंडो में और इसे हम डिस्प्ले कर देते हैं। अब इसके अंदर एक लिस्ट बॉक्स क्रिएट करना है। तो लिस्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स, अब इस लिस्ट बॉक्स में आप जो भी आइटम ऐड करना चाहें वो ऐड किया जा सकता है। तो इसमें अगर आइटम ऐड करना है तो इसमें अगर हम देखें तो लिस्ट बॉक्स में आइटम ऐड करने के लिए हमें एक नेम चाहिए, ताकि उस लिस्ट बॉक्स के अंदर फर्दर आइटम ऐड किया जा सके। तो इस लिस्ट बॉक्स को एक नेम दिया जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पर एल नेम दे दिया। एल मीन्स लिस्ट बॉक्स, या एल बी नाम दिया जा सकता है। अब इस फर्स्ट करंट से रन करके देखते हैं, ताकि इस लिस्ट बॉक्स को देख सकें कि कैसा ये दिख रहा है। तो करेंटली लिस्ट बॉक्स में कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अ- अब हम इसके अंदर एक आइटम एंट्री करके देखते हैं। इंसर्ट पाइथन एल इंसर्ट जावा। सो जब हमने केवल इंसर्ट कॉल किया तो यहाँ पर मैसेज क्या आ रहा है कि आपने नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है। बैड लिस्ट बॉक्स इंडेक्स, आपने कोई भी इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको इंडेक्स नंबर भी स्पेसिफाई करना था। जैसे ये जो आइटम है ये 1 नंबर इंडेक्स पे ऐड होना चाहिए, ये जो आइटम है ये 2 नंबर इंडेक्स पे ऐड होना चाहिए। अभी भी ये आइटम है यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसका जो रीज़न है कि अभी तक लिस्ट को हमने विंडो पर नहीं भेजा है। तो भेजने के लिए हमारे पास क्या मेथड अवेलेबल है, पैक ग्रिड प्लेस। तो हम यहाँ पर ग्रिड ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास ये लिस्ट बॉक्स यहाँ पर आ गया, पाइथन एंड जावा। ऐसे ही आप और भी आइटम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4 आइटम्स एंटर कर लेते हैं। ये हमने 4 आइटम यहाँ पर एंटर कर लिए। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है कि हम तो आइटम सेलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन कौन सा आइटम हमने सेलेक्ट किया ये कैसे पता चलेगा। जिसे सेलेक्ट किया उसे हम यहाँ पर एक लेबल में या टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करना चाहते हैं। करेंटली ये जस्ट सेलेक्ट हो पा रहा है, लेकिन कौन सा सेलेक्ट हुआ इसे हम चेक नहीं कर पा रहे। तो उसे चेक करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 4 इमेज आइटम्स हैं। इसमें हम जिसे भी सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, यू हैव सेलेक्टेड सी प्लस प्लस। तो इसे कैसे चेक किया गया, कैसे हम इसे रिट्रीव कर सकते हैं। ये जो
प्रोग्राम है, इसे मैं जस्ट यहाँ पर पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास एक लिस्ट बॉक्स है जिसमें कंट्रोल्स आ जा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ये बटन है, और इस बटन को जब हम क्लिक करें तो जब हम इसे क्लिक करें तो अकॉर्डिंगली जो भी डाटा वहाँ पर सेलेक्टेड है वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। रो नंबर 2, कॉलम नंबर, ओके, इसको पहले ले लेते हैं। ये लिस्ट बॉक्स का साइज तो बड़ा है, तो ये रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1, और इसे डिस्प्ले कर देते हैं रो नंबर 3 पे। और एक हमें फंक्शन की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, डिफाइन शो, और अभी पास लिख देते हैं, मीन्स ये फंक्शन तो है लेकिन करेंटली कुछ करेगा नहीं। ओके, बटन हैज़ नो एट्रीब्यूट GRID। ओके, सो ये कंट्रोल हमारे पास आ गया, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर पा रहे हैं, और ऑन द क्लिक ऑफ दिस जो सिलेक्टेड डाटा है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो शो बटन के राइट साइड में हम एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं, और इस लेबल में हम उस वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो कोई भी वैल्यू बाद में अगर आ रही है और उसे डिस्प्ले करना है तो उसे हमें सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिलेक्टेड डाटा को हम शो करने जा रहे हैं। रो नंबर 1, कॉलम नंबर 2। अब है कि किसे हमने सेलेक्ट किया ये हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर हम जो लिस्ट बॉक्स है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स होता है वैसे ही लिस्ट बॉक्स है, तो लिस्ट बॉक्स के अंदर कौन सा सेलेक्टेड है वो हमें पता चलता है करंट सिलेक्शन। करंट सिलेक्शन, तो इसे हम प्रिंट करके देखते हैं कि करंट सिलेक्शन में क्या शो हो रहा है। तो ये पाइथन है, क्लिक किया तो 0, जावा पे क्लिक किया तो 1, C++ पे क्लिक किया 2, बिग डाटा पे क्लिक किया तो 3। तो जो भी आइटम आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बेस पर यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 आ रहा है। तो हमें करंट सिलेक्शन से क्या मिल रहा है, कौन सा आइटम करंटली सेलेक्टेड है ये तो हमें मिल जा रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, कौन सा नेम सेलेक्टेड है। करंट सिलेक्शन तो हमें मिल गया, हमें क्या चाहिए, कौन सा आइटम सेलेक्टेड है। तो उस आइटम को रिट्रीव करने के लिए यहाँ पर हम, ये इंडेक्स नंबर है, ये क्या है, इंडेक्स नंबर जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस इंडेक्स नंबर पे कौन सा आइटम प्रेजेंट है उसे अगर लेना है तो वो हमें मिलेगा l.get। तो गेट में तो सारी वैल्यूज हैं, तो किस वैल्यू को आप रिट्रीव करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये जो इंडेक्स है करंट सिलेक्शन इंडेक्स, इसे हमने गेट को पास कर दिया। तो अब जिसे भी आप क्लिक कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, इंस्टेड ऑफ इंडेक्स नंबर उसका नाम अब यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। अब इस डाटा को कहाँ शो कराना है, इस लेबल में। तो लेबल में डिस्प्ले कराने के लिए जो लेबल आपका है उसमें ये वैल्यूज़ आप सेट कर सकते हैं। तो ये LB1 एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले सकते हैं, और उस स्ट्रिंग वेरिएबल में अकॉर्डिंगली आप डाटा को अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारा लेबल था।
और इसी लेबल में हमें डिस्प्ले भी करना है। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस हम इसे यहीं पे लिख देते हैं। इसे यहाँ रहने देते हैं और एक यहाँ पर T1 स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं और इस T1 के साथ इधर अटैच कर देते हैं और इस T1 के अंदर ये जो वैल्यू है इसे सेट कर देते हैं। ये जो वैल्यू है इसे सेट कर देते हैं। तो ओके, यहाँ पे तो आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं आया अभी भी। अब क्या प्रॉब्लम है? लेबल टेक्स्ट इक्वल टू T1। अगर यहाँ पर एंट्री ले लें तो एंट्री में तो यहाँ पे शो हो जा रहा है। एंट्री में जो भी T1 में वैल्यू आप यहाँ सेट करेंगे वो T1 के साथ यहाँ शो हो जा रहा है। बट अगर यहाँ लेबल ले रहे हैं तो लेबल में ये डाटा नहीं आ रहा। ओके, तो इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट यहाँ पर हम टेक्स्ट वेरिएबल लिख देते हैं। तो जिसे भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जा रहा है। तो अगर एंट्री बटन है तो सिंपल टेक्स्ट से भी वर्क करता है, बट अगर लेबल है तो लेबल के केस में टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट वेरिएबल हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। और इसमें आपने सिंपल नेम लिया है, इसकी जगह आप प्रॉपर मैसेज भी दे सकते हैं। यू हैव सेलेक्टेड दिस आइटम, यू हैव सेलेक्टेड दिस आइटम। तो ओके, इन दोनों को ही कॉन्केटिनेट करके हमने एक मैसेज क्रिएट कर लिया और उस मैसेज को हम वहाँ पर डिस्प्ले कर दे रहे हैं। तो जो भी डाटा आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ये डिस्प्ले हो जा रहा है। तो ये था कैसे कोई भी सेलेक्टेड आइटम को हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो एक कंप्लीट स्क्रीन डिज़ाइन किया जा सकता है जहाँ पर हम यूज़र से इंफॉर्मेशन ले करके उसे फिर फाइनली एक CSV फाइल में या डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो डाटा एंट्री स्क्रीन अगर बनाना हो तो हमें रेडियो बटन, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, इन सभी बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली ये है एक पैन विंडो। पैन विंडो में हम मेन्यू बटन्स को बनाने के लिए इसे यूज़ करते हैं। मेन्यू बटन्स तो नहीं बनाते यहाँ पर। ये जैसा फ्रेम मैंने आपको बताया था सेम उसी फॉर्मेट में पैन विंडो है जिसमें आप कंट्रोल्स को अप डाउन मोमेंट में उसके अंदर कंट्रोल्स को अरेंज कर सकते हैं। तो ये एक विंडो है जो टॉप विंडो है और ये बॉटम विंडो है। तो यहाँ पर हमने ये एक पैन विंडो लिया और इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब इसके अंदर जो भी कंटेंट डालेंगे वो वर्टिकल आएगा और इसमें जो भी कंटेंट डालेंगे वो हॉरिजॉन्टल आएगा। तो ये दो अलग अलग पैन विंडो हमारे पास है, टॉप एंड बॉटम। तो टॉप का ओरिएंटेशन कैसा है? हॉरिजॉन्टल। और बॉटम का ओरिएंटेशन कैसा है? वर्टिकल। और ये दोनों ही पैन विंडो किसके अंदर है? एक बड़े पैन विंडो के अंदर। तो ये मेन पैन विंडो है, इसके अंदर दो पैन विंडोज पैक हैं, यानी कि एक बड़े पैन विंडो में ये दो छोटे छोटे पैन विंडो को हमने पैक कर दिया। तो पैन विंडो एक तरीके से आपका फ्रेम होता है जिसके अंदर कंट्रोल्स को हम मूव कर सकते हैं। तो टॉप और बॉटम दोनों ही फ्रेम को, विंडो को हमने मेन विंडो के अंदर मूव कर दिया। तो अब
इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा ये टॉप विंडो है, टॉप पैन विंडो है। इसके नीचे का जो ये है ये बॉटम फ्रेम विंडो है। तो बॉटम फ्रेम विंडो में जो भी कंट्रोल आप डालेंगे वो वर्टिकल होगा, और यहाँ पे जो भी आप कंट्रोल रखेंगे वो हॉरिजॉन्टल होगा। सो अब हम इसके अंदर लेबल है, एंट्री बटन है, तो इसमें जब हमने मूव किया तो अकॉर्डिंगली ये कंट्रोल इसके अंदर लेफ्ट और राइट साइड में अकॉर्डिंगली एडजस्ट होते चले जाएंगे। तो ये सेम चीज करने के लिए पेन विंडो का भी यूज़ किया जा सकता है, और हम फ्रेम की हेल्प भी ले सकते हैं। तो फ्रेम का यूज़ करके भी सेम इसी टाइप का हम स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रेडियो बटन लिया है, ये दोनों रेडियो बटन्स, और इसको अकॉर्डिंगली हमने इंस्टेड ऑफ विंडो हमने बॉटम विंडो के अंदर, बॉटम फ्रेम के अंदर, बॉटम पैन विंडो के अंदर, इसको आप बॉटम फ्रेम लेंगे तब भी इसी टाइप से काम करेगा। तो बॉटम फ्रेम के अंदर ये फर्स्ट रेडियो बटन, सेकंड रेडियो बटन, थर्ड रेडियो बटन, इन सभी को हमने बॉटम वाले विंडो के अंदर, ये सारा का सारा बॉटम विंडो के अंदर हमने कंट्रोल क्रिएट किया हुआ है। सो रेडियो बटन में हमें वेरिएबल और वैल्यू स्पेसिफाई करनी होती है, तो अकॉर्डिंगली वेरिएबल और वैल्यूज यहाँ पर स्पेसिफाइड हैं। एंड जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंगली जो भी डाटा आपने टाइप किया है उसे अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करके हम यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो पेन विंडो की हेल्प लेने से हम एक फुल स्क्रीन विंडो डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे फ्रेम का तो साइज होता है, लेकिन पेन विंडो कंप्लीट स्क्रीन के अकॉर्डिंग एक्सपैंड हो जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि मेन विंडो को कैसे शो करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी जितना बड़ा स्क्रीन है उतना बड़ा विंडो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जितना बड़ा स्क्रीन है उतना ही बड़ा कंट्रोल डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में स्क्रीन छोटा है तो छोटा छोटा आएगा, अगर आप इसको डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली इसका साइज बड़ा बड़ा आएगा। तो जैसा मोबाइल जैसा डिवाइस है उसके बेस पर कंट्रोल अपने आप छोटे या बड़े हो जाते हैं। तो मोबाइल डिपेंडेंट या डिवाइस डिपेंडेंट कंटेंट डिज़ाइन करने के लिए हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। सेम ऐसे अगर मेन्यूज़ डिज़ाइन करना हो तो मेन्यूज़ डिज़ाइन करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल है, और इनकी हेल्प से हम मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मेन्यू के बेस पर भी एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे हम फाइल मेन्यू और हेल्प मेन्यू लेना चाहते हैं, और फाइल मेन्यू के अंदर फर्दर ये हमारे पास 3 ऑप्शंस गिवन है। तो फाइल मेन्यू क्रिएट करने के लिए जैसे हम लेबल, एंट्री, बटन, लिस्ट बॉक्स, फ्रेम क्रिएट करते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर भी हम मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेन्यू जो है ये टॉप मेन्यू हो गया, ये टॉप मेन्यू हो गया। अब इस मेन्यू के अंदर क्या करना है, तो इस मेन्यू को हमने किसके साथ अटैच कर दिया, रूट, रूट मीन्स मेन विंडो, मेन विंडो उसके साथ हमने अटैच कर दिया। अब इस मेन्यू में हम ये फाइल मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं, तो फर्दर मेन मेन्यू के अंदर एक और मेन्यू हमने क्रिएट किया। ये तो मेन्यू रूट के साथ हो गया। अब इस मेन्यू के अंदर एक और मेन्यू क्रिएट किया, और इस मेन्यू में हमने ऑप्शंस लिए फाइल, ऐड कैस्केड, एज ऐड कैस्केड से हम इस मेन्यू के अंदर ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ क्रिएट हुआ है और सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ये फर्स्ट ऑप्शन और ये सेकंड ऑप्शन। तो जो एम मेन्यू है जो हमने यहाँ मेन्यू क्रिएट किया हुआ है, इस मेन्यू के अंदर दो ऑप्शन है, फाइल और दूसरा है हेल्प। तो फर्स्ट ऐड कैस्केड, लेबल फाइल, और कहाँ पे अटैच किया, फाइल मेन्यू में जो मेन मेन्यू है उसी के अंदर। सेकंड हेल्प क्रिएट किया, हेल्प मेन्यू, और इसे भी एम के साथ, और एम हमने कहाँ पे क्रिएट किया था, ये वाला है मेन मेन्यू,
मेन मेन्यू। तो मेन मेन्यू में हमने 2 कैस्केडिंग ऑप्शंस क्रिएट कर लिए। तो 2 ऑप्शन के अंदर फर्दर अब हमें फाइल के अंदर न्यू, ओपन और एग्जिट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर ये फाइल मेन्यू के अंदर जो ये नेम आपने दिया है फाइल मेन्यू, इसके अंदर अब हम फर्दर 1, 2 और ये 3 ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। तो फाइल मेन्यू के अंदर ऐड कमांड का यूज करके ये आपने यहाँ पर न्यू, ओपन और एग्जिट ऑप्शन क्रिएट कर लिया। तो जस्ट ये नाम है, इसको क्लिक करने से कुछ होगा नहीं। तो इसका नेम हमने न्यू, ओपन और इसका एग्जिट दे दिया। और ये एक सेपरेटर है, जैसे यहाँ पर एक लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं एज ए सेपरेटर, तो आप यहाँ पर ये सेपरेटर कमांड का यूज कर सकते हैं। जो हेल्प है, हेल्प में भी हमने अबाउट ऑप्शन क्रिएट किया है। ये अबाउट ऑप्शन क्रिएट किया है। सो ये ऑप्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर ले रहे हैं। अब हमें करना क्या है कि जब हम एग्जिट पे क्लिक करें तो हमारा विंडो क्लोज हो जाना चाहिए। तो हमने जब इसे क्रिएट किया उस वक्त इसमें कमांड स्पेसिफाई किया कि विंडो क्विट या विंडो डिस्ट्रॉय, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो विंडो यहाँ पर क्विट हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसे ही हम न्यू के साथ, ओपन के साथ, अबाउट के साथ किसी और विंडो को या किसी और वेब पेज को खोलना चाहते हैं तो उसका पाथ हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस या कुछ ऑपरेशंस हम मेनू ऑप्शन के थ्रू करना चाहते हैं, वो कैसे होगा वो इस एग्जांपल में स्पेसिफाई किया गया है। तो यहाँ पे हम करना क्या चाहते हैं कि एक हमारे पास फर्दर एक ऑप्शन ऐड किया हमने, एडिट। अब एक कंटेंट हमने यहाँ पर टाइप किया और उस कंटेंट में हम क्या करना चाहते हैं, उसको रेड कलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ब्लू कलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये तो फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू के थ्रू तो हमने केवल एग्जिट ऑप्शन दिया है। बट जो एडिट मेन्यू है उसके साथ हमने ये कुछ कमांड स्पेसिफाई किए हैं। और यहाँ पर जैसा ऑपरेशन आप सेलेक्ट करेंगे उसके बेस पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस आपके टेक्स्ट के साथ परफॉर्म होगा। तो L1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है लेबल को, तो L1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है लेबल को। तो इस लेबल में ये फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो एग्जिस्टिंग कंट्रोल के किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करना हो तो हम कॉन्फ़िग ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। तो ये शो फंक्शन कर क्या रहा है, L1 लेबल के फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रहा है। लेकिन ये शो फंक्शन एक्टिवेट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे देखिए। ये हमारा एडिट मेन्यू है, यहाँ पर है कि टेक्स्ट को ब्लू कर दो, टेक्स्ट को रेड कर दो, या उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे रेड कर दो या येलो कर दो। तो ये फोरग्राउंड कलर के लिए ऑप्शंस हैं और ये बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड ऑप्शन है। तो फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए ये जो एडिट मेन्यू है यहाँ पर ये देखिए, एडिट मेन्यू में हमने ये फर्दर ये कुछ ऑप्शंस ऐड किए हैं और इसमें हमने कमांड के थ्रू ये स्पेसिफाई किया है कि ये जो शो फंक्शन जब हम कॉल करेंगे, ये शो फंक्शन जब हम कॉल करेंगे इसको ये पैरामीटर पास करना है। ये शो फंक्शन कॉल करेंगे तो ये पैरामीटर पास होगा। तो अकॉर्डिंगली 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं, सभी के साथ ये अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर पास हो रही हैं। तो और सभी में सेम फंक्शन कॉल हो रहा है शो, सभी में सेम फंक्शन कॉल हो रहा है। सो हम अलग अलग फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सेम फंक्शन में ही हम एडिट के डिफरेंट ऑप्शंस को प्रोसेस करें। तो ये सो फंक्शन जब ये इसके थ्रू कॉल हुआ तो अकॉर्डिंगली इसके पैरामीटर्स अलग अलग मिलेंगे। तो सो फंक्शन को, सेम सो फंक्शन को तो कॉल कर रहे हैं लेकिन उसके साथ हम पैरामीटर अलग अलग भेज रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, शो के अंदर ये मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन आपने भेजा वहाँ से, इस ऑप्शन को हम चेक कर ले रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन वहाँ से भेजा गया है। तो जो ऑप्शन भेजा गया है उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर दे रहे हैं। तो जो वैल्यूज़ वहाँ से भेजी गई है उस ऑप्शन के बेस पर इफ से हमने यहाँ कंपेयर कर लिया एंड अकॉर्डिंगली उस ऑपरेशन को हम यहाँ परफॉर्म कर दे रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन है, टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करके हम मल्टी लाइन टेक्स्ट एंट्री कर सकते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया था, अगर सिंगल लाइन एंट्री हो तो हम एंट्री ऑप्शन का यूज़ करते हैं, अगर मल्टी लाइन एंट्री हो तो हम टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मल्टी लाइन एंट्री करना है तो मल्टी लाइन के लिए टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ किया जा सकता है। जैसे एड्रेस टाइप कराना है जिसमें ज़्यादा डाटा है, या रिमार्क है, या कमेंट है, तो इस टाइप के इनपुट्स अगर यूज़र से लेने हैं तो आप एंट्री बटन की जगह टेक्स्ट बटन की हेल्प ले सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक है आज का, इवेंट्स। कैसे हम इवेंट्स किसी बटन के साथ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास माउस इवेंट्स को अटैच करना है। जैसे अभी तक तो हम बटन को क्लिक कर रहे हैं तब कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि माउस का लेफ्ट क्लिक किया गया है या राइट क्लिक किया गया है या कीबोर्ड से कोई पर्टिकुलर की प्रेस किया गया है, ऐसे इवेंट्स को भी हम ट्रेस कर पाएँ। ऐसे केसेस में हमारे पास माउस एंटर मीन्स माउस उस कंट्रोल पर आया या माउस वहाँ से चला गया, या लेफ्ट बटन क्लिक हुआ है, या बटन 2 या बटन 3, कौन सा बटन क्लिक किया गया है, उसे प्रेस किया गया है या डबल क्लिक किया गया है, तो इन इवेंट्स को भी हम ट्रेस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड फंक्शनैलिटी भी टीके इंटरफेस में गिवन है। कीबोर्ड्स में कौन सा की प्रेस किया गया है उसे भी ट्रेस किया जा सकता है। जैसे कीबोर्ड में अगर एंटर की प्रेस किया गया होगा तो ये पर्टिकुलर वैल्यू हमें रिटर्न होकर के मिलती है और इसे हम ट्रेस कर सकते हैं। तो इसके बेस पर कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। ज़्यादा एग्जांपल तो नहीं है, जस्ट 1-2 एग्जांपल है क्योंकि बहुत ही एडवांस टॉपिक है टीके इंटरफेस से रिलेटेड से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने एक ये बटन बनाया, ये एक बटन बना दिया, अब बटन को डिस्प्ले कर दिया, लेकिन इस बटन के साथ कोई भी कमांड नहीं है। ये बटन है और इस बटन के साथ कोई भी कमांड नहीं है। तो ये बटन पे क्लिक ऑप्शन लिखा गया है। तो इसे हम सिंगल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं। तो इसे क्लिक करने से होगा क्या, वो तो कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, बाय यूजिंग अ कमांड। लेकिन इंस्टेड ऑफ कमांड हमने यहाँ पे क्या लिखा है, बाइंड। तो बाइंड ऑप्शन क्या करता है, हमने लिखा कि अगर लेफ्ट क्लिक किया है, आपने बटन को लेफ्ट क्लिक किया है, तो हेलो वाला फंक्शन कॉल करो, हेलो वाला फंक्शन कॉल करो अगर लेफ्ट बटन, अगर डबल क्लिक किया है तो सेकंड वाला फंक्शन कॉल करो। तो दो अलग अलग फंक्शंस हैं और एक ही बटन के साथ अटैच हैं। तो इवेंट्स को अगर अटैच करना हो तो इंस्टेड ऑफ कमांड हम बाइंड ऑप्शन की हेल्प लेते हैं, इंस्टेड ऑफ कमांड हम बाइंड ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। और सेम वैसे ही ये अगर ऑप्शन क्लिक किया गया है माउस में तो ये फंक्शन कॉल करना है, डबल क्लिक किया गया है तो क्विट ऑप्शन को, क्विट फंक्शन को कॉल करना है। तो आप यहाँ पर एक ही बटन के साथ मल्टीपल इवेंट्स अटैच कर सकते हैं। तो जब भी इवेंट अटैच करना हो तो आप यहाँ पर बाइंड ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। जैसे आप चाहते हैं कीबोर्ड में अगर ए प्रेस किया गया है तो कौन सा फंक्शन कॉल करना है, तो उस टाइप से जैसे गेम्स बनाने हैं तो गेम्स बनाने के केस में इवेंट हैंडलिंग का यूज़ किया जाता है। देखिए सिंपल एग्जांपल है जिसे आप रन करके देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंग टू विंडो क्लोज हो जाएगा, अदरवाइज वो सिंगल के केस में मैसेज शो करेगा कि आपने सिंगल बटन को क्लिक किया है। तो हम यहाँ पर एक ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। तो ये पहले हमें एक बटन चाहिए होगा, एक विंडो भी चाहिए, और विंडो को हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं। अब विंडो में कमांड को अटैच हम नहीं करेंगे,
और विंडो को हमने डिस्प्ले कर दिया है। अब इस विंडो के साथ हमें लेफ्ट या राइट क्लिक अटैच करना है। तो इस विंडो को हम एक नाम दे देते हैं, जैसे बी। तो जब भी किसी कंट्रोल को नाम देना हो तो उसके साथ ग्रिड ऑप्शन नहीं लगाया जाता है, बाद में आप ग्रिड यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये बटन ऐसे क्लिक पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसके पे जब हम लेफ्ट क्लिक करें, बटन 1, तो बटन 1 इंडिकेट करता है लेफ्ट क्लिक। तो ये शो फंक्शन कॉल होना चाहिए। लेकिन अगर इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करते हैं, तो ये क्विट फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो ये शो फंक्शन हमारा क्या करेगा, इस केस में प्रिंट सिंगल क्लिक, और जो ये क्विट फंक्शन है, प्रिंट डबल क्लिक। और इस केस में हम प्रोग्राम को या विंडो को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो विंडो को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं यूज हुआ है। सो ये हमारे पास बटन है, और शो टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वर गिवन। शो फंक्शन इवेंट इवेंट। तो जब भी आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कि सिंगल क्लिक तो आ रहा है, बट जब डबल क्लिक कर रहे हैं, यानी कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे डबल क्लिक भी शो कर रहा है। तो जब सिंगल क्लिक कर रहे हैं, थोड़ा वेट कर लें तो सिंगल क्लिक ही आएगा, लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं तो डबल क्लिक आ रहा है। लेकिन डबल क्लिक में क्विट नहीं कर रहा है, यानी कि विंडो को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। तो विंडो को डिस्ट्रॉय कैसे करें? ओके, अब विंडो आपका डिस्ट्रॉय हो गया। तो अगर डबल क्लिक करते हैं तो विंडो आपका यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, अदरवाइज वो सिंगल क्लिक इवेंट शो कर रहा है। तो जब भी बाइंड के साथ कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं, तो साथ में आपको ये इवेंट या कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पर स्पेसिफाई करना होता है। तो जब भी डबल क्लिक करेंगे वो अकॉर्डिंगली क्लोज हो जाएगा। तो जब भी बाइंड करते हैं तो उसके साथ जो भी फंक्शन है उसके साथ एक पैरामीटर आपको देना पड़ेगा, जिसके अंदर सारे इवेंट्स जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इवेंट कुछ भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम लोगों ने मेनूज देखा, बट मेनूज को हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाए कि उसका प्रोग्राम बड़ा था, लेकिन इवेंट्स मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। तो मेन्यूज़ के प्रोग्राम को आप रन करके देख सकते हैं, या सारे मेथड ई पोर्टल वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, वहाँ से देख करके इसे आप रन करके देख सकते हैं। लेकिन हमने जैसा यहाँ पे देखा था कि आज के डेट में हमें जो करना था, कंट्रोल इवेंट्स एंड इवेंट बाइंडिंग, और एक प्रोग्राम था जिसमें हम रन टाइम पे ग्राफ प्लॉट करना चाहते थे। तो ये हम नहीं कर पाए दिस वन, बट हम लोगों ने एक प्रोग्राम देखा कि कैसे
रन टाइम पे इमेज को डिस्प्ले किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन यूज़र सिलेक्शन, और फर्दर उसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है, उसको रिसाइज भी किया जा सकता है। लेकिन करेंटली ये जो सेकंड ऑप्शन है ये प्लॉट करके हम नहीं देख पाए, तो इसको हम अगले सेशन में करके देखेंगे। विद दिस आई एम क्लोजिंग द टुडेज सेशन। कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे या अगले सेशन में पूछ सकते हैं।